अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव एट कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद सग़ीर साहब। नाज़रीन, आज जिन मौजू को हम ज़ेर बहस लाएंगे उनमें सबसे पहले 7 माह के तवील अरसे के बाद मुल्क भर के तालीमी इदारों में तालीमी अमल का अमलन बहाल हो जाना है। तालीम की ये बहाली किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन और रेगुलर शेड्यूल में कंफ्यूज हैं, तो दूसरी जानिब इदारों पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की तलवार लटक रही है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक जो भी इदारा SOPs पर अमल दरामद ना करवा पाया उसे बंद कर दिया जाएगा एक दफा दोबारा। इस सूरत हाल में पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर कैसे तालीमी तसलसल को बरकरार रखेंगे और तालीमी मयार क्या होगा, इसको हम मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। जबकि हमारा दूसरा टॉपिक यह है कि खान साहब ने खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती में मुलव्विस अफराद को सरेआम सजाए मौत और जिनसी सलाहियत खत्म करने जैसी सजा तजवीज़ कर दी है। नून लीग ने भी सेनेट में बिल पेश कर दिया है। हुकूमत, अपोजिशन, समाज और सहाफती दबाव पर बाज गश्त तो सुनाई दे रही है, पर क्या इन करार वाकई सजा हो पाएगी जो इस माशरे में इस शर्मनाक नसूर का खात्मा बन सके। इसके अलावा जिस मौजू को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो है आलमी यौम जमहूरिया। आज तकरीबन दुनिया के 200 ममालिक में आलमी यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इब्राहिम लिंकन के मुताबिक जमहूरियत की तारीफ है अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पाकिस्तान की तारीख जमहूरियत का आइडियल तस्वुर पेश नहीं करती, मगर क्या मौजूदा जमहूरी निज़ाम जो कि अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे चला रहे हैं जमहूरी तकाज़ों को पूरा करता है और इब्राहिम लिंकन की इस डेफिनेशन पर पूरा उतरता है? इसको हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे आज जो 7 माह के तवील अरसे के बाद जो हमारा तालीमी निज़ाम बहाल हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो मुझे किसी चैलेंज से कम नहीं लग रहा और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत है। हाँ, कन्फ्यूजन बिल्कुल है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि एक तो उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशली कि जो पहला सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर इसके बच्चों को बुलाया जाएगा। अब पहले सेमेस्टर का शायद इसलिए इंतखाब किया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के वो चूँकि नए नए आए होंगे, मतलब कि BS में अगर पढ़ रहे हैं बच्चे और वो कॉलेज से आए हैं तो कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का एक सफ़र है, या स्कूल से अगर उन्होंने FSC वगैरह की और BS में आए या BSc करके MSc में आए, सो लामहला जो है उनको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट साल है तो साल ज़ाया ना हो जाए। शायद इसलिए जो है वो पहले साल का इंतखाब किया गया और आखिरी साल का इसलिए इंतखाब किया गया कि उसके बाद वो फारुग तहसील हो जाएंगे यूनिवर्सिटी से और अगली उनकी डेस्टिनेशन उन्होंने नौकरी करनी है या उन्होंने जहाँ भी जाना है उसके लिए जो है उनको जो भी है पढ़ा के और जो भी उनका एग्जामिनेशन का सिस्टम है उससे गुजार के उनको जो है वो फारुग तहसील कर दिया जाए। लेकिन जो दरमियान वाले हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि आप अभी भी ऑनलाइन ही हैं और इनका भी ये है कि इन्होंने पहली सेमेस्टर और दूसरा आखिरी सेमेस्टर जो है इनके लिए भी ये रखा गया है कि आप 2 दिन आएंगे यूनिवर्सिटी और बाकी दिन जो है आप लोगों की ऑनलाइन ही क्लासेस। तो भी कहा जाए कि ये मुकम्मल तौर पर तो तालीमी निज़ाम बहाल नहीं हुआ ना एक तरह से। देखिए, मुकम्मल तौर पे बिल्कुल नहीं हुआ और हो सकता था, लेकिन शायद इन्होंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के इसलिए नहीं किया कि इनकी तैयारी नहीं थी और तैयारी इसलिए नहीं थी कि इनको लगता था कि शायद जो है वो कोरोना बढ़ रहा है और शायद ये फिर लंबा हो जाए और शायद करते जो है ये। अब देखें कि उसकी वजह यह है कि इससे पहले भी बहुत सारी तारीखें अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जो है वो जुलाई की भी एक तारीख दी थी उन्होंने, उससे पहले जो है वो ये भी इन्होंने कहा कि जुलाई में कि जी हम वो करेंगे, फिर जुलाई गुजर गया, फिर उन्होंने कहा जी कि सितंबर में हम। और कुछ माहिरीन ने तो आई थिंक फेब 2021 को, मतलब कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि जी जो है ये पहले महीने या दूसरे महीने अगले साल की जो है प्रॉपर जो है वो क्लासेस, ताकि वैक्सीन भी हो चुकी होगी उस वक्त तक। प्राइवेट सेक्टर का भी तो प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन आप ये देखिए कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या सरकारी कॉलेजेस या जो छोटी क्लासेस तो अभी शुरू ही नहीं हुई उनके लिए, तो उन्होंने जो है प्राइमरी सेक्शन के लिए तो उन्होंने कहा है कि जी हम आपको जो है वो 1 अक्टूबर से पहले इस सेक्शन को नहीं शुरू करेंगे, इसलिए कि छोटे बच्चे हैं और उनके ऑल्दो अभी तक दुनिया में कोई बच्चा उससे उस तरह से इफेक्ट हो के उसकी जान नहीं गई, लेकिन यह कि इसके बावजूद उन्होंने बच्चों को अभी स्कूलों के अंदर जो है वो नहीं उन्होंने आने दिया। बट ये है कि प्राइमरी से ऑनवर्ड 5 क्लास से ऑनवर्ड जो है उन्होंने कहा है कि जी आप लोग जो है वो आएंगे। बट अगली बात
देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से हम लोग जो है वो एक लिंगर ऑन पॉलिसी का शिकार रहे हैं। हम खींचते आए हैं, देखते आए हैं, अच्छा यार हो सकता है, हो सकता ना हो सकता ना हो। इसलिए कि हमारे यहाँ का जो उस्ताद है वो उस तरह से नहीं जुड़ा हुआ तालीम के साथ जिस तरह की बाकी दुनिया जुड़ी है। अब देखें कि यूके के अंदर हमसे ज़्यादा ख़राब हालात थे, लेकिन उन्होंने हमसे पहले अपने इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ओपन कर दिया, उन्होंने अपने तालीमी इदारों को जो है वो प्रायोरिटी पे रखा है। फिर अब यूरोप के अंदर भी देखें, यूरोप के भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको बड़ा सवेर किस्म का कोरोना का इस वबा का जो है वो सामना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है वो अपने स्कूलों को जो है वो प्रायोरिटी दी, अपने तालीमी निज़ाम को उन्होंने जो है वो उस तरह से जो जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स का शिकार है उसको नहीं होने दिया। और पाकिस्तान में आप देखें कि ऑनलाइन भी कोई आपने को खातर खास में कामयाबियां हासिल नहीं की। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट का निज़ाम तो कामयाबी नहीं हो पाया, हो नहीं है। ठीक है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न वो ये है कि आपको तो सिग्नल पूरे नहीं मिलते। आप बहुत सारे एरियाज में चले जाएं तो आपको जो है वो नेटवर्क का सिग्नल नहीं आ रहा होता, मतलब नहीं आपकी कॉल के लिए, आपको कॉल करने के लिए सिग्नल नहीं मिलता। तो इंटरनेट आपको कहाँ पे 4G 5G 3G जो है वो या LTE या जो है वो उसका वो सिंपल ई आ रहा होता है बहुत सारे एरियाज में। वो ई का मतलब है इंटरनेट, यानी इंटरनेट है तो सही, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या उनको बच्चों को ये जो शफकत महमूद साहब ने कहा है कि जो इदारा SOPs पर अमल नहीं करेगा तो उसको फिर बंद कर दिया जाएगा, मतलब ये आप कैसे देख रहे हैं? जानबूझ के यही करेंगे। अगर कोई केसेस रिपोर्ट होते हैं तो फिर इदारों को बंद कर दिया जाएगा। रिफा बंद हुआ है, 16 केसेस 16 केसेस निकले, उनको रिफा यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया उन्होंने रावलपिंडी में। इसी तरह आप देखें कि अगर यूनिवर्सिटी वाले केसेस निकालते जाते हैं तो मैं बल्कि बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो मुझे पता चला उन्होंने कहा जी कि हमने बंदोबस्त कर लिया, 8-10 लोग हैं हमारे पास कोरोना के, वो हम पेश करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, फिर दोबारा जो है देखी जाएगी, फिर अगली तारीखें जब भी आएंगी। प्राइवेट सेक्टर तो खुद ये चाह रहा था कि इदारे खुले और उनका बड़ा दबाव था हुकूमत में, सिर्फ कैसे करेगा इससे? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे वो हैं जो इंटरनेशनल हैं, उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स कम नेशनल प्रेशर आपका जो है वो मौजूद था। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जो आपके ये जो लोकल है आपका ये जो चीज़ें हैं ये दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है ये और चीज़ है। आपका जो बीकन हाउस रूट्स है या आपका जो एसोसिएशंस है या बाकी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो और चीज़ है। इनके ऊपर प्रेशर इसलिए था कि ये फीसें ज्यादा ले रहे हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो छोटे स्मॉल लेवल पे जो आपके जो हैं, उनके ऊपर ये अभी देखेंगे जो 5,000 रुपये, 8,000, 10,000 रुपये महीने का या 30,000, 35,000, 50,000 रुपये महीने का या 70,000, लाख, 2 लाख रुपए जो महीने का ले रहा है, मुझे बताइए कि उनके वालिदैन क्या करेंगे? वो कहेंगे यार हम आपको पिछले 6 महीने से 10 लाख रुपया दे चुके हैं या 5 लाख दे चुके हैं या लाख रुपया दे चुके हैं और आप अभी तक हमारे बच्चे जो है वो घरों में बैठे हुए हैं। सो ये प्रेशर था जो फीसों की वजह से, ज्यादा फीसें लेने की वजह से प्रेशर है। गवर्नमेंट सेक्टर में उस तरह की फीसें हैं भी नहीं, और अगर हैं भी तो वो बहुत कम है। गवर्नमेंट सेक्टर में उस तरह से तालीमी वो भी निजाम भी आपका जो है वो इतना कोई अच्छा नहीं है, खासकर स्कूल तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल ऐसी है। सो जो सरकार है आपकी, वहां पे तो उस्ताद जो है वो तो तरले कर रहा था कि किसी तरह यूनिवर्सिटी ना ही खुले, कॉलेज ना ही खुले। वो तो रेस्ट पीरियड पे, मतलब ये 3 महीने भी मजे करते हैं, 3 महीने छुट्टी। कोरोना की जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसका देखा जाए तो कराची में 8 प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ का जो है वो 2000 तकरीबन टेस्ट लिए गए, जिसमें 13% केसेस मस्बत आए हैं। और माहिरीन ने वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा है कि सूरत हाल संजीदा है, अगर हम मजीद केसेस करते हैं तो मजीद केसेस सामने आएंगे। इस सिचुएशन में ये तालीमी तसलसल आपको लगता है कि बहाल होता हुआ दिख रहा है? कैसे इसको आप तालीमी मयार को भी हम कैसे बेहतर करेंगे? ये उस वक्त तक पूरी तरह तो जो अगर आप 100% कहें तो 100% तो बहाल ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, लोग इस मरज से पूरी तरह से जो है वो छुटकारा नहीं पा लेते। तो उस वक्त तक तो ये यूं ही अल्टीमेटली देखें नौशीन, हमें इस मरज के साथ, इस वबा के साथ, इस बीमारी के साथ, इस जरासीम के साथ, इस वायरस के साथ हमें जिंदा रहना है, हमें जीना है, हमें जीना सीखना पड़ेगा। हमने सीख भी लिया है, हमें पता है कि हमने क्यों। अब रह गई SOPs, एहतियात आप करवाएं उनसे। आप बच्चों को कहें आप मास्क यूज करें, आप बच्चों की जो है वो उनको कम करके और उनकी क्लासेस ज्यादा बढ़ा दें। आप 2-2 घंटे की क्लास करें, उनके 2 घंटे 10 बच्चे आएंगे, फिर 2 घंटे 10 बच्चे आएंगे, फिर 2 घंटे 10, चलो 2 घंटे तो पढ़े ना वो।
बट ये है कि जो स्कूल डरबों में बने हुए, छोटे छोटे घरों में बने हुए, वहां पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज कर सकती है लेकिन यूनिवर्सिटीज करना नहीं चाहती, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। कॉलेजेस कर सकते हैं, कॉलेजेस करना नहीं चाहते, उनकी प्रायोरिटीज और है। जो बड़े स्कूल्स हैं, जो बड़ी जगहों पे कायम है, वो कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। और जो छोटे स्कूलों, मोहल्लों, गली मोहल्लों में स्कूल हैं, ये मुझे बताएं क्या करेंगे? ये तो मतलब कि ये बीमारियां फैलाने का एक बहुत बड़ी एक जगह है। वहां पे आप देखें ऑलरेडी जो है हम एक बहुत बड़े बीमारी के साथ, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं, हम उसके साथ जी रहे थे। और हेपेटाइटिस जो है वो इन्हीं जगहों पे, गंदा पानी यहाँ पे मिलता है, साफ सुथरे बाथरूम यहाँ पे नहीं है, बच्चों की फीसें ज्यादा यहाँ पे ली जाती हैं, बच्चों को इनहाइजेनिक जो है जो चीजें हैं, अशिया वो फरोख्त यहाँ पे होती हैं, उनकी जो है तालीम उनको सीख यहाँ पे पैंडेमिक नहीं था, अब तो हम कोरोना जैसे पैंडेमिक के साथ भी सर्वाइव कर रहे हैं। और देखिए ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है, ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है। सो मेरा ख्याल है कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रही, बात वही है कि हमें इसके साथ जीना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये जीना जितनी जल्दी सीख लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और एहतियात इसका वाहिद इलाज है। एहतियात आपको करनी है, इंस्टीट्यूट्स खोले बगैर आपका गुजारा है नहीं। अगर आप दुनिया की तरह ये करें कि हमने जो है, और भाई बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो यूनेस्को ने कही थी कि वो शुरू करें। नॉन फॉर्मल क्यों कही? उन्होंने कहा आप पहले बहुत पीछे हैं। हमने MDGs जो है वो साइन किए हुए थे, जिसमें हमने कहा था कि हम जो है जो इसका बजट है वो 3% से 7% कर देंगे एजुकेशन का। उसके बाद इन्होंने ये किया कि एजुकेशन को प्रोविंशियल जो है वो सब्जेक्ट बना दिया, प्रोविंशियल अटॉनमी के बाद, 18वीं तरमीम के बाद। अब उसके बाद सूबों की प्रायोरिटी है नहीं। आपके यहाँ देखें कि हम कहते थे कि हम 27% से 33% के दरमियान हमारा लिटरेसी रेट है, लेकिन इनफैक्ट जो है वो इतना नहीं है। लिटरेसी रेट से मुराद ये होता है कि जो अपना नाम लिख पढ़ लेता है उसको हम कहते हैं कि ये लिटरेट है। सो आपके यहाँ अभी भी मेजोरिटी ऐसे लोगों की जो सिर्फ अपना नाम लिख पढ़ लेते हैं, जो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में जबकि आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तालीमी मयार वैसा नहीं है और हम बहुत पीछे हैं दुनिया में, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इदारे या बच्चे या पेरेंट्स जो हैं उस शऊर का मुजाहरा करें कि इस पैंडेमिक से हम खूब भी करें और हमारा तालीमी तसलसल भी बरकरार रहे? बिल्कुल, मैं इस तरफ आता हूं। मैं उससे पहले आपको नॉन फॉर्मल बता दूं कि वो था क्या। उसमें ये था कि प्राइमरी 5 की बजाय 3 साल में होती थी, और ये पाकिस्तान में रहा है। नई रोशनी प्रोजेक्ट इसमें रहा है। नॉन फॉर्मल एक बाकायदा इन्होंने कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो रहा। फिर लेमिक बन गया, लेमिक में भी इन्होंने जो है इसी तरह के काम किए। एक तरफ आपका ये हालत है, दूसरी तरफ जिस तरफ आप कह रही हैं कि पेरेंट्स के ऊपर ये, बाकी देखें पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेज देंगे ना। अब स्कूल आगे गंदा मंदा स्कूल है, कमरे छोटे हैं, वहां पे बैठने के लिए जगह नहीं है, या एक डेस्क पे आपने 10 बच्चे बिठा दिए या 4 बच्चे बिठा दिए हैं, तो पेरेंट्स का तो कोई कसूर नहीं है ना। पेरेंट्स ने तो अपने बच्चे को तैयार करके, मास्क पकड़ा के, सैनिटाइजर लगा के, उसको अच्छे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहना के उसको स्कूल भेज दिया है। लेकिन अब स्कूल वालों को जो है वो उनके पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक टेंशन है कि इस सिचुएशन में, पेरेंट्स बेचारे पहले भी टेंशन में थे, अब भी टेंशन में, आगे भी टेंशन में रहना है। अच्छा, हम अपने नेक्स्ट मौजू की तरफ जाते हैं। काफी दिनों से हम ये जो मोटर व्हीकल पे जो वाकया हुआ है, एक इंतहाई शर्मनाक और हम सब के लिए बाइस शर्मिंदगी का सबब था, और उस पर बहुत ज्यादा सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की गई और बहुत ज्यादा बातचीत भी हुई। कुछ अच्छा ये भी हुआ कि खान साहब ने कल कहा है कि इन जराइम में मुलविस अफराद को, जो बच्चों के साथ और खवातीन के साथ ज्यादती में मुलविस हैं, उनको जो है वो सरेआम सजाए मौत दी जाएगी और केमिकल क्लस्टरेटेड करने की उन्होंने तजवीज़ एक पेश की है। और आपको क्या लगता है, आपके क्या कमेंट्स हैं इस पर? क्या ये कानून साजी अगर हो जाती है, जिसकी हम बाज़गश सुन रहे हैं, नून लीग ने भी सेनेट में बिल पेश कर दिया सेनेटर जावेद अब्बासी की तरफ से, तो क्या इस पे मनोन अमल करवा लिया जाएगा? वाकई सरेआम फांसी होगी? आपने कल जरा वो कैबिनेट मीटिंग की तफसील जानी, जहाँ पे जो फैसले हुए और जहाँ पे ले दे हुई और जहाँ पे बातें हुई, जरा उसकी तफसील तो देखें ना। बात यह है नौशीन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये तजवीज़ आई, उन्होंने कहा जी कि हम जो है उनके साथ ये करते हैं, उनको जो है वो जो भी उनके जो या उसकी जो है वो उसको उससे महरूम कर दिया जाए, जिनसी सलाहियत से महरूम कर दिया जाए। अब बात यह है, देखें दुनिया में एक है रब्बुल आलमीन, वो आलमों का रब है, दूसरे हैं रहमतुल आलमीन, वो दुनिया जहान के लिए रहमत है। रब कहते हैं जो आपको रोजगार देता है, जो आपको रोटी देता है, जो आपको खाना देता है, यानी जो जिसने पूरी दुनिया का को खाना खिलाने का, जिसने जो आलमों के खाने का जिम्मेदार है, वो मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, ठीक है। अच्छा, रब्बुल आलमीन ने एक किताब भेजी कुरान पाक, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किताब को इंडोर्स किया और उसकी आगे वो की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? आपने ये किया कि जो इस तरह के जो मामलात हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सज़ा मुतय्यन की, कुरान में लिखती है, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर उसकी एक्ट की एक सज़ा मौजूद है जो कि इस्लामी सज़ा जिसको कहते हैं, और वो आपके
कुरान पाक में लिखी हुई है, आपकी अहादीस नबवी की उसमें, और जो वाक़यात हुए उसकी शक्ल में मौजूद है आपके सामने उसकी एग्जाम्पल जो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई सजा तजवीज़ कर दी, विच इज़ लाइक, ये मैं इसको ये नहीं केमिकल कैस्ट्रेटेड की बात कर रहे हैं आप, जो जिनसी सलाहियत खत्म करने वाली बात है, जिनसी सलाहियत जो है या उसको जो है वो करना, आप उसको संसार करें भाई। जब लिख दिया है, जब खुदा ने कह दिया है, अगर खुदा से ज्यादा आपको लोगों से मोहब्बत है या प्यार है, या आप उससे ज्यादा आपके दिल में उनके लिए जो है वो रहमत का जज्बा है या मोहब्बत का जज्बा है, कि आप उसको कहते हैं कि नहीं जिनसी सलाहियत से महरूम कर दो और फिर उसके बाद देखी जाएगी इनको फांसी दे दो या व्हाटएवर, ठीक है, आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि आप उनको खड़ा करेंगे और लोगों को कहेंगे ये पत्थर पकड़ो और मारो इनको। इन्होंने जो है भाई, जो बंदा वो हाथ काट देता है बच्चे के, जो बंदा उसकी गर्दन काट देता है, जो उसको उठा के फेंक देता है, आप उसके साथ इतना नरम रवैया रखना चाहते हैं कि आप उसको सिर्फ जिनसी सलाहियत से महरूम करके उसको छोड़ देंगे और फिर जो है अदालत फैसला करे कि उसको जो है, ये तो तय होना चाहिए कानून के अंदर, आपने किया साबित हुआ और उड़ा दे, सरेआम फांसी दे दें, सरेआम फांसी नहीं, संसार संसार में तो जना बिल जबर, ये क्या होता है, जना बिल जबर क्या है, जना बिल जब बच्चे के साथ जो रेप होता है ये क्या है, ये जो इस औरत के साथ हुआ वो क्या है, वो जना बिल जबर है, जना बिल जबर है ना, कि जना बिल जबर के अंदर जो है बाकायदा उसकी सजा मुतय्यन है, तय हो गया है, साबित हो गया है। अभी आपके पास बाकायदा देखिए 4 गवाही है तो तब लाए ना जब आपके पास जो है वो उसकी रिपोर्ट ना हो, उसकी मेडिकल रिपोर्ट ना हो, जब मेडिकल रिपोर्ट बता रही है उसका डीएनए जो है वो मैच हो चुका है, फिर आपकी यही चीज जो है वो सबसे बड़ी गवाही है। आप उसको पकड़े और उसको संसार कर दें, आप उसको देखिए एक बात, अगर आपने सिर्फ उसको आज के दौर में हम संसार कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्या आज जो है वो, आज आप कुरान पाक को नहीं मान रहे? क्या आप जो है आज तिलावत नहीं करते? क्या आज आप कलमा गो नहीं है? क्या आज आप जो है वो इस्लाम की बाकी अहकामात को नहीं मानते? अगर मानते हैं तो फिर इस बात को भी माने, इसके लिए आपके जो है वो बाकी सारी चीजें आड़े आ जाती हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स खतरे में पड़ जाती हैं, क्योंकि फिर आपको ऊपर आपको लगता है कि आपको इस्लामोफोबिया की जो है वो उसके ऊपर आपकी स्टैम्प लग जाएगी। देखो ये उन्होंने करते हैं, बच्चों को जाति का निशाना बनाए कत्ल कर देते हैं, वो शायद उनको लगता है कि वो ह्यूमन राइट्स तमाचा नहीं है, उनको फांसी मिल जाएगी तो वो ह्यूमन राइट्स, यस वहां पे जो ह्यूमन राइट्स आके वो खतरे में पड़ जाएगी। और देखिए नशीन, मैं आपको बात बताऊं, ये जो रेप होता है ना, रेप का ताल्लुक जो है ये आपके लोअर पार्ट के साथ नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ। ठीक है, अगर आपने उसको जिनसी तौर पे नामर्द कर भी दिया है उस बंदे को, लेकिन क्या वो छूट जाता है या अदालत उसको बरी कर देती है या वो समझती है कि यही इसके लिए सजा काफी है, तो वो एक ऐसा नासूर बन जाएगा उस सोसाइटी के लिए कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वो एक चलता फिरता बम होगा। आप जावेद इकबाल को भूल गए जिसने 2 बच्चे मारे थे, 200 बच्चे मारे थे, ठीक है, और उन 200 बच्चों का रेप किया, रेप करके उनको उसने उठा के जो है वो जो किया है। उनकी स्पीच में एक पॉइंट ये भी था कि अगर हम सजाए मौत की तरफ जाते हैं, ये जो हम सरेआम फांसी का मुतालबा सोसाइटी की तरफ से और आवाम की तरफ के एक सेंटिमेंट्स हैं कि जी ऐसे लोगों को लटका दिया जाए और उनके साथ कोई रहम का जज्बा ना दिखाया जाए। और खान साहब ने कहा है कि हम जो इससे जो है हमारा जो GSP प्लस ट्रेड स्टेटस है जो हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से मिला है, उसके इफेक्ट होने का चांस है। देखिए ना, तो या आप अपनी ट्रेड बचा लें, अपनी इकोनॉमी बचा लें, या अपने मुल्क के बच्चों को बचा लें। यानी आपके मुल्क के बच्चे, आपकी मुल्क की औरतें, आपके मुल्क के अंदर जो नातवा लोग हैं वो जैसे मर्जी होते रहे, सड़कों पे उनके साथ रेप होते रहे, सड़कों पे उनके गर्दनें काटते रहे, सर्दों में वो उनके साथ जो है वो घरों के अंदर या उनको मोहल्लों के अंदर, उनको चौराहों के अंदर जो है उनके साथ जो मर्जी होता रहे, और आपको अपनी ट्रेड की पड़ी हुई, क्योंकि आपको बड़े अजीज है कि यहाँ की मैशत बच जाए बस किसी तरह से, बाकी बढ़ता है तो बढ़ जाए, मरते है तो मर जाए। और भाई खुदा का नाम है, पहले आप अपने लोगों को बचाएं, अपने ख्वातीन को बचाएं, अपने बच्चों को बचा लें। आप भी बच्चों वाले, हम भी बच्चों वाले हैं अपने। देखें ये बच्चे जो हैं ये आपका मुस्तकबिल है, अगर आपने अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया आज अपने उसके लिए जो है, तो आप मुझे बताएं कल क्या किस मुंह से जाएंगे? अपने क्या अपने अल्लाह को जवाब देनी है? क्या आप जो है वो कहीं पे हम सिर्फ दुनिया वालों को जवाब दें? उस खुदा के आगे जब हुजूर पेश होंगे और वो पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो फिर क्या जवाब देंगे वहां पे? और ये क्या जवाब देंगे वहां पे? और भाई देखें बात ये है कि ठीक है आपको इस मुल्क का जो है आपकी इसकी इकोनॉमी का आपको बहुत दर्द है, आप चाहते हैं कि ये मुल्क जो है वो ठीक पैटर्न पे चले, आप अपनी इकोनॉमिक टीम को जो है वो काम करने दें। और बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको जीएसपी आज से मिला हुआ है, जब से इन्होंने गवर्नर ये आए हैं, ये जो चौधरी सरवर साहब जो है, इन्होंने जीएसपी का लेके दिया था आपको, और ये आज से लेके दिया हुआ इन्होंने। ये तो आपको कब से लेके दिया? आपने कौन से तीर मार लिए? आपके एक्सपोर्ट्स जरा उठा के देख लिया, आपके एक्सपोर्ट्स कहां पे? सर जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं, सजाओं पर अमल दरामद का जो तनासुब है, 2019 से 11 तक कोई सजा नहीं दी गई।
2012 में एक शख्स को हैंग किया गया, जबकि 2012 से 13 के दरमियान फिर कोई सजा नहीं हुई है। 2014 में 515 लोगों को सजाए मौत दी गई और अब 4225 लोग इसके मुंतजिर हैं। वो रेपिस्ट, वो अफराद जो रेप, कत्ल, अगवा जैसे तमाम संगीन जुर्म में मुलविस है, उनका तनासुब ये है। मतलब ये बहुत कम तनासुब है सजाओं पे अमल दराने का, जबकि इसकी जो अगर हम अदाद शुमार देखें तो सिर्फ 2020 के इब्तदाई 6 माह में 173 बच्चों का गैंग रेप हुआ है, 497 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। 57% जो केसेस हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, 32% सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, 6% खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा एनजीओ का ये डेटा कहता है कि ये बात आप इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। देखिए, ये जिस एनजीओ की आप बात कर रही हैं, ये एनजीओ रिपोर्टेड, इसमें लिखा हुआ है रिपोर्टेड केस। जी, ये वो रिपोर्टेड केस हैं जो कि लोग थाने में, जिसके माँ बाप थाने में पहुंच गए और जाके जिन्होंने जो है रिपोर्ट की। अब आपके मुल्क के अंदर जो रिपोर्टेड केस नहीं है उसकी तादाद अगर आप उठाएं ना तो आपके कानों में से धुआं निकलेगा। बिल्कुल, इसमें बहुत मेंशन है कि हम इस चीज को एक वो डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा जो कल्चरल एक दबाव है, समाजी दबाव है, खासकर खवातीन का जब रेप होता है तो वो अपनी आवाज बुलंद नहीं करती, उन पे एक समाजी प्रेशर होता है, वो केस तो रिपोर्ट ही नहीं होती, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती, उनके फिर मुल्जिमान को कौन पकड़ेगा और फिर ये कानून साजी उन पे क्या कैसे इम्प्लीमेंट करवाई जाएगी। देखिए, हम बहुत बुरा समझते हैं कि इस्लामी सजाएं या इस्लामी कानून या शरिया या अगर शरीयत को नाफज कर दिया, हमें लगता है कि पता नहीं यहाँ पे औरत की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, मर्द को जो है वो ज़बरदस्ती दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी, या पता नहीं हमें जो है वो चोगे पहनने पड़ेंगे, या हमें वापस ऊँटों के ऊपर या घोड़ों के ऊपर हमें सफ़र करना पड़ेगा, या हमारे हाथ से गन्ने निकाल के जो है हमें तलवारें पकड़ा दी जाएंगी और हम जो है वो लड़ रहे होंगे और एक दूसरे को मार रहे होंगे और हम पता नहीं जो है वो 1400 साल पीछे चले जाएंगे। और भाई ऐसा नहीं है। इस्लामी कानून, इस्लामी सजाएं आज आप देखें कि सऊदी अरब में भी, सऊदी अरब में का जीएस+ स्टेटस से वो माशियत मुतासिर नहीं होती इससे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उनके पास, उन्होंने भी तो जो है वो इस्लामी सजाएं राइज कर रखी है ना। जो चोरी करता है उसके हाथ काट देते हैं, जिसने इस तरह का एक्ट अगर कोई अमेरिका के साथ सबसे वो है, अमेरिका के अंदर जब ट्रम्प बनता है तो सबसे पहले वो वहां पहुंच जाता है, वहां से जो है वो $4000 जो है उसके $4,000 मिलियन जो है उसको वो भी मिल जाता है, वहां से उसको एड भी मिलती है, एड तो नहीं लेकिन उसको जो है वो पाकिस्तान में ये शरीयत के जो कानून है इनको कौन नाफिज करेगा? हमारी सेनेट में जो कानून साजी करने वाले बात ये है, हमने फिर उनको ये भी तो डर होता है बात ये है, मैं कह रहा हूं कि हमने मजहब को हमने मुल्ला के हाथ में दे दिया है, जो कि हमने बहुत गलत किया है। मजहब जो है वो बिल्कुल एक ऐसी चीज थी जिसपे आपको, मुझे, हम सबको तहकीक करनी चाहिए थी। मजहब एक ऐसी चीज है जिसपे हम सबको जो है वो पढ़ना चाहिए। मजहब एक ऐसी चीज है कि जिसपे हम लोगों ने क्या किया, इसको सिर्फ स्वाब की हद तक रख लिया। करते तो आज ये डिबेट ना हो रही है कि केमिकल कस्टरेटेड करना चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए, इस पे क्या बिल लाया है? स्ट्रेट अवे जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, जो मेरे रब ने कह दिया, हमें उसके ऊपर जो है वो हर हाल में जो है आंखें बंद करके उस पर अमल करना चाहिए। इसी में बकाया देखें, आप ये कैमरा खरीदते हैं ना, आप टीवी खरीदते हैं, ये बाल पेन खरीदते हैं, कोई भी चीज, ये मोबाइल भी खरीदते हैं, इसका भी एक मैनुअल मिलता है आपको कि आपने इसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, कितना चार्ज करना है, कितना क्या करना है। और भाई इंसान आया तो इसका भी एक साथ मैनुअल आया जो कुरान पाक की सूरत में है। आपने उसको छोड़ दिया है और आप इंसानों को हाँकना चाहते हैं एक ऐसी छड़ी से जो कि यूरोप ने आपको दी है, एक ऐसी छड़ी से जो आपको जो है वो वेस्ट ने दी है, और ह्यूमन राइट्स की छड़ी के साथ आप उसको हाँकना चाहते हैं। आज तक आपने जो है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उससे इनका कारोबार चलता है, उससे इनको सपोर्ट मिलती है, उससे इनकी जो है वो वहां पे जो है वो इंटरनेशनल एक इनकी एक्सेप्टेंस बनती है। जब ये इस तरह के काम करते हैं, दूसरे काम करेंगे तो इनके ऊपर जो है, उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें जो है वो मजहब के नाम पे लड़ी गई हैं, और मजहब के नाम पे वो आज भी आपसे जो है वो खौफजदा है। आप इस्लाम की बात करते हैं तो आप पे छाप लग जाती है, आप पे स्टैंप लग जाती है, वो कहते हैं कि ठीक है जी, एक्सट्रीमिस्ट है, और आप जो है वो बुनियाद परस्त हैं, आप जो है वो फंडामेंटलिस्ट हैं, तो आपको जो है इस तरह के अलकाबात मिलते हैं, इसलिए डरते हैं, ये इसलिए नहीं करते ये सब कुछ। सो आपको अल्टीमेटली इस तरफ जाना पड़ेगा। नौशीन देखें, हम उस नबी की औलाद हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी की उम्मत में से हैं, हम उस नबी की, यहाँ पे देखें एक जरा एक वो देखें एक तादाद है जो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे सैयद फैमिली की और उनकी जो है वो मुख्तलिफ उनकी जो आले नबी अपने आप को कहलाते, हमें यहीं पे है ना, इसी मुल्क में है ना, आप उनको बिठा लें, आप वो इंटेलिजेंशिया को बिठा लें, आप ऐसे लोगों को बिठा लें जो पढ़े लिखे लोग हैं, और उनसे पूछ लें कि भाई क्या करना है। और आपके सामने एग्जाम्पल किसकी है? एग्जाम्पल है सुन्नत नबवी। आपके पास जो मेरे नबी ने कहा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जो जिंदगी में किया और जो कहा, वो आप उसको जो है वो बना लें। और उसके बाद
उन्होंने क्या, देखिए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जा रही हैं, आगे आगे कौन है, हजरत अली, पीछे पीछे कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कभी हजरत अली पीछे हो जाते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो जाते हैं, बीच में आप कितनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप इतनी प्रोटेक्शन देते हैं औरत को। और फिर आप देखें हमारा जो सोसाइटी है और ये जो जहां पे हम रहते हैं, जिस रीजन में, जहां पे औरत का क्या हुआ है, जहां पे औरत को जो है एक खास मुकाम और मर्तबा दिया जाता है, जहां पे आपकी सदियों पुरानी दुश्मनी है ना, औरत चले जाए ना, अपना दुपट्टा रख दे तो दुश्मनी खत्म हो जाती है। अच्छा, आप जरा बस के अंदर सफर कर रही हो, औरत खड़ी है और मर्द बैठा तो वो उठ के उसको सीट दे देगा। फिर आप देखें कि यहाँ पे मतलब हम भी, हमारी वालदा अगर हमें कोई बात कह दे, हमारे लिए हुक्म का दर्जा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम अपनी माँ की जो है वो बात को जो है हम टाल जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब कि औरत का एक स्टेटस है, औरत की एक इज्जत है, औरत की एक तकरीम है, औरत का एक मर्तबा है, औरत का एक उसका घर के अंदर एक उसकी जो है उसका एक जेस्चर है, सरेआम से पामाल किया जाता है। और उसके बाद इसको हमारे कानून के रखवाले कहते हैं कि गलती तो इसकी थी, कभी ये कह के अकेले कभी ये कह के ऐसे कपड़ों का कसूर है। दूसरी बात ये कि एक बहुत थोड़ी कम्युनिटी जो ये सब कुछ करती है, इस थोड़ी कम्युनिटी को बुनियाद बना के आप पूरी एक सोसाइटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो कि वेस्ट करता है, जो कि हमारे साथ वाले मुल्क में वो घुर्दमीने लगा के बैठे होते हैं, हमारी चीजों को उठाते हैं। मैंने एक तस्वीर देखी, मैं कांप के रह गया। उस तस्वीर के अंदर क्या था, एक आदमी है, उसने हाथ में गन उठाई हुई है, एक छोटी सी बच्ची को लेके जा रहा है और नीचे लिखा हुआ कि अब आप अपनी इज्जत की हिफाजत अपनी गैरत से करें और खुद करें। यानी अब लोगों को गन्ने पकड़ के अपनी बच्चियों को जो है वो उनकी हिफाजत खुद करनी होगी। ये तो है सोशल मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है कि ये आपको करना चाहिए, ठीक है। नहीं, ये हाइब्रिड वारफेयर के अंदर यही होता है ना, जब हाइब्रिड वारफेयर होती है तो उसके अंदर क्यास क्रिएट किया जाता है, आपका एतमाद खत्म किया जाता है और आपका एतबार उड़ाया जाता है, सो दैट कि आप खुद जो है वो इस तरह के फैसले करने लगे। सो हमारा सोशल मीडिया, हमारे लोग वो ऐसे लोगों के हाथों में चले गए जो कि उसको मिसयूज कर रहे हैं, और इस मिसयूज करने की वजह से आज हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। हमारे ये जो इश्यूज हैं, जो चीजें हैं, ज्यादा केस पहले सोशल मीडिया पे आता है, ऐसे बहुत सारे केसेस पहले सोशल मीडिया पे आते हैं, पुलिस उनको बाद में जो है वो करती है, रेगुलर मीडिया उनको बाद में टेक ओवर करता है। तो व्हाई नॉट कि अगर पुलिस जो है ऐसी चीजों को एड्रेस करने लग जाए प्रॉपर, सोशल मीडिया की तरफ ना ही जाने दिया जाए, तो कम से कम ये तो है कि सजा और जजा का और बरवक्त कार्रवाई का अमल मौजूद हो तो हम पार्लियामेंट यार आपके यहाँ बहुत अच्छा है नौशीन, बहुत अच्छा आपके यहाँ कानून है। कानून तो ये कहता है कि आप पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पी सकते। जरा बाहर निकल के चले जाएं, किसी अड्डे पे चले जाएं, किसी पुलिस रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, आप देखेंगे हर बंदा वहां पे सिगरेट पी रहा है। तो कहाँ है कानून की अमलदारी? अच्छा, हैरेसमेंट के कानून मौजूद है, ऑनर किलिंग पे कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी हो रही, कहाँ एक्सरसाइज हो रहा है? अदालतें जो है वो उसको लिंगर ऑन कर रही है, पुलिस जो है वो यही तय करती रह जाती, तुम्हारा एरिया कि मेरे एरिया है। और लोग जो है वो अब जो बिल पेश किया गया उसमें ये कहा गया है कि ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान की तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई है और हाई कोर्ट में बहरास्त इनकी समाअत होगी और 30 दिन में फैसला करने का, 30 दिन में फैसला हाई कोर्ट के पास टाइम है। आप जरा वहां पे अपनी पिटीशन दायर करके फिर मुझे तारीख लेके बता दें, और वहां पे ये इस तरह के केसेस जो है वो लगेंगे जैसे, भाई किधर बैठे हैं आप? ये तो होना चाहिए कि साबित हो गया, उड़ा दें, बस एक तय हो गया है। उसके लिए आपको अगर अलग कोर्स बनानी पड़ती है, बना दें। पर सर ये कौन सा रवैया है कि एक तरफ हम पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम मतलब रियासत मदीना का तस्वुर लेकर चले हैं, दूसरी तरफ हम इन्हीं माशरे के नासूरों को जो है वो अपने इस्लामी लॉ से खात्मा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आड़े आ जाते हैं इंटरनेशनल प्रेशर, हमारे आड़े आ जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इसका डबल स्टैंडर्ड है, वो ये नहीं देखता कि रेप करने वाले ने ह्यूमन राइट कितना वायलेट किया है, और खातून के सामने वो ह्यूमन राइट की वायलेशन उसको नजर नहीं आती। अगर उसको सजाए मौत उसको सरेआम लटका दिए जाते तो वो वायलेट हो जाएगा उसका ह्यूमन राइट। तो ये वेस्ट का एजेंडा है, वेस्ट का एक खास एजेंडा। आपको पता है वेस्ट जो है वहां पे तो इंसिस्ट भी अलाउ है, हमारे अरबाब इख्तियार वहां पे तो दोहरा में आ रहा है। हाँ, इसलिए कि इन्होंने वहां मदीना जैसी रियासत बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान को। चाहते हैं आप ये कि एक इस्लामिक रियासत, और इस्लामिक रियासत भी वो जो हजरत उमर की हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रही है, ठीक है ना। आप वैसी तो नहीं बना सकते, उसके लिए देखिए मदीना का होना जरूरी है। मदीना की रियासत के लिए मदीने का होना जरूरी है, और मदीने के होने के लिए एक उमर का होना जरूरी है, और एक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, एक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, एक अली करमुल्लाह वजह का होना जरूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके साथ लोग थे उन जैसे डिटर्मिनेशन चाहिए। आप में क्या है? आप देखते हैं किधर है इक़्तिदार में आने के लिए?
उन लोगों की तरफ। आपको जरा मसला होता है, आपके हुक्मरान उठ के जो है वो अमेरिका चले जाते हैं। आपको जरा मसला होता है तो आप यूरोप के जाके जो है वो उनकी उसमें गोद में जाके बैठ जाते हैं और उनकी तरफ देखते हैं और उनका खाते हैं और उनका गाते हैं और उनका बजाते हैं। और भाई इस मुल्क के लिए अगर आप जो करना चाहते हैं, जो आप कहते हैं, जो सुन लिया है उसने पता नहीं कहां से, किसी ने उसके कान में डाल दिया कि ये बात करो, लोग आपको सुनेंगे, ये जरा मुनफरिद बात है, वो यही बात करता रहता है। और ऐसे नहीं होता। अगर आपने वाकई मदीना की रियासत जैसी एक रियासत तश्कील देना चाहते हैं तो फिर आपको फैसले भी उन जैसे करने होंगे, ट्रैक्टर भी वैसा खड़ा करना पड़ेगा, अपने साथ टीम भी वैसी बनानी पड़ेगी, और फिर मैं देखता हूं कि कौन आपको रोकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि आप खुद जो है पता नहीं कैसे करके आए हैं और आप कैसे चल रहे हैं, दुनिया को पता है। आप नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आपने ये करना है तो फिर आपको तल्ख फैसले करने होंगे, आपको इस्लामी सजाएं नाफिज करना होंगी, चाहे वेस्ट कुछ भी करता रहे। आप कह दें कि नहीं, आज से इस्लामिक जो कुरान ने कह दिया, जो शरिया ने कह दिया, वही हरफ आखिर है, मैं देखता हूं कौन रोकता है। तो फिर उसके बाद ये होगा कि फिर आप वाकई, हमें भी लगेगा कि आप मदीना की रियासत की जैसी एक रियासत जो है वो यहां खड़ी कर सकते हैं, जो कि उनके कहे पर चलेगी। वैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम उस जैसी, उस नुमा तो जरूर हो सकती है। सो ये नहीं करेंगे। इन्होंने, इनके कोलो फिल्म में तजाद है, इन्होंने आज जो कहा है इन्होंने कल उसको भूल जाना, इसलिए कि कहीं से प्रेशर आएगा, कहीं से फोन आएगा, कहीं से लोग वो करेंगे। एक खबर वहां पे वाशिंगटन पोस्ट में लगती है, एक खबर जो है वो वाशिंगटन टाइम में लगती है, एक जो है वो CNN, BBC, CBC, ABC, LBC पे चलती है। सर शरीयत के लॉ नाफिज हो जाएंगे, आप यहाँ पे हिल जाते हैं, डेली मेल पे एक खबर आती है और यहाँ आपकी जो है वो लोगों से वजारतें छीन ली जाती हैं। अब किधर बैठे हैं आप उनके मरोने मिन्नत हैं, उनकी वजह से चल रहे हैं, उनसे लेते हैं, पैसा वो देते हैं, खर्चा वो देते हैं, कर्जा वो देते हैं, इमदाद वो करते हैं, आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उनके चलते हैं, तो फिर उन्हीं की सुननी है ना, उन्हीं की माननी है ना, उन्हीं के कहे पे आपने चलना है ना। यहाँ पे आप उसके लिए फिर आपको बहुत सारे और फैसले भी करने पड़ेंगे, आपको फिर इमदाद भी रोकनी पड़ेगी, आपको फिर जो है उनकी जो है वो जो बाकी चीजें हैं वो भी आपको खत्म करनी पड़ेगी, और आपको एक सॉवरेन स्टेट के तौर पे उभर के सामने आना पड़ेगा। वो हम करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो बाहर से माल आता है ना, वो बार बार कहीं और भी चला जाता है। आपको पता ही है कि किस किस ने लिया, कहाँ कहाँ कब किस अब इनके अपने मफादात के चक्कर में फिर माशरे से तो ये नासुर खत्म ना हुआ। देखिए, माशरे से ये खत्म कैसे हो सकता है? अल्टीमेटली देखिए, अल्लाह की भी तो एक लाठी है ना, अल्लाह ताला भी तो फिर हरकत में आते हैं ना। जब इंसान जो है वो इंसानों को जस्टिस नहीं दे पाते, 7 साल की मलिया हो, 6 साल की जैनब हो, या 35 साल ये खातून हो जिनके साथ मोटरवे पर ये मुझे केस हुआ है, तो ये केसेस तो सब होते रहेंगे। एक दुनिया में हुआ, खुदा ने फिर साबित कर दिया ना, कितना छुपाया था उसको उसने, लेकिन मेरे अल्लाह ने हर चीज सामने ले आया। ये होता है मेरा रब, जी है मेरा। अल्लाह तो बेशक इंसाफ करता है, लेकिन उसका राज उसने बनाया जमीन पर, उसका भी कुछ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसने फिर साबित किया ना, उसने बताया ना कि तुमने तो उसकी सिस्की और राहें भी जो है ना वो लोगों को तक नहीं पहुंचने दी, और मैं उसको ऐसी चीज बना दूंगा कि तुम्हारे लिए जो है वो तुम इबरत बन जाओगे। और इबरत बना वो शख्स। देखिए, अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज, वो पड़ती है तो आवाज भी नहीं आती, और वो पड़ेगी। वो अगर इन्होंने उसका साथ दिया, चाहते ना चाहते हुए, तो इनके सर पे पड़ेगी, और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन सब के सरों पे ये लाठियां पड़ेंगी, और उनको इसी दुनिया के अंदर जो है वो देखना पड़ेगा जो इन्होंने किया है। मतलब आपकी कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि क्या होगा। ये कानून ले भी आएंगे तो कानून जो है वो कितना का एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, आपने उसको जिनसी उससे महरूम कर दिया, आपका फिर जो है यहाँ पे फांसी आप दे नहीं सकते, जो कि इंटरनेशनल प्रेशर है, आप फांसी जो है आपके यहाँ मना है। उस तरह से इसके ऊपर जो है हम जो देते हैं, जो मुख्तलिफ केसेस में जो हमारी कोर्ट्स जो है स्पेशल कोर्ट्स, इसीलिए तो हमने देखे वो आर्मी कोर्ट्स क्यों बनानी पड़ी। इनके जो आपके बाकी जो है उनके हाथ कांपते हैं, लिख ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम कर देते हैं। वो बेचारे जो है हर चीज में वो अपने आप को पेश कर देते हैं। तो अब उसकी वजह ये है कि इनसे नहीं होती चीजें। तो हर कुछ ऐसे बात, कोई जैनब, कोई मलिहा, कोई इस तरह की हमें तो फिर हम जो है विक्टिम बनेगी, तो और हम जो है वो इसको टॉक शोज में, पार्लियामेंट में और जगह जगह डिस्कस करेंगे, कानून की बातें करके खामोश हो जाएंगे। मैं इन सियासतदानों से बड़ा आजिज आया हूँ। मुझे लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, मैं कहता हूँ कहते रहो, लेकिन मैं फिर एक बार फौज की तरफ देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कहीं कभी किसी लेवल पे कोई रिलीफ आया भी ना, तो उधर से ही आना है। उनको कभी कोई इस तरह का वो हुआ कि उनको लगा कि हाँ यार शायद हमारे तो, या उनका दिल किसी दिन पसीज गया, या उनको रहम आ गया हम पे,
तो वो हो सकता है कोई इस तरह के कोर्स भी बना दें, कोई इस तरह का फैसला भी ले लें, कोई वहां से जो है वो ठंडी हवा में डेमोक्रेसी चली, डेमोक्रेसी मुझे बताइए किधर की डेमोक्रेसी है ये? तो बराए नाम डेमोक्रेसी। आपका अगला टॉपिक भी है, अगला टॉपिक थोड़ा हाँ, अगला टॉपिक भी मेरा यही है कि डेमोक्रेसी की इब्राहिम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल और फॉर द पीपल, बाय द पीपल, पाकिस्तान इस डेफिनेशन पे कितना उतरता है? और दो कि हमारी तारीख जो है वो डेमोक्रेसी की कोई आइडियल तस्वुर तो पेश नहीं करती है। यहाँ 35 पंक्चर हो जाते हैं लोग जो है वोट आपको डालते हैं, निकलता उसके नाम पे, उसके नाम पे। आप देखें कराची के अंदर, आप कराची से हैं, आपने यकीनन जिंदगी में हो सकता है कभी एक पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को भी वोट दिया हो, लेकिन कभी भी उस पार्टी के बॉक्स में से वोट नहीं निकलेगा। ये तो है हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी हमें रास ही नहीं है। आपको पता है दुनिया के अंदर जो यूके है ना, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटर्न नहीं है, वो आज भी मैग्ना कार्टा पे खड़ा है। और मैग्ना कार्टा क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि उन दरमियान हुआ था किंग के और उसकी पब्लिक के बीच में। अब वो आज भी उस दस्तावेज को कहते हैं कि हम इसको ऑनर करते हैं। बादशाह भी ऑनर कर रहा है, जो बल्का बैठी वहां पे, और जो उनका जो शाही जो खानदान है और पूरा जो है उनका सिस्टम है वो भी उसको ऑनर करता है। उनकी जो डेमोक्रेसी है वो भी उसको ऑनर करती है, जो कि डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है लोगों को, बादशाह रिप्रेजेंट करती है उस तख्त को, जिस तख्त की जो है वो वारिस चले आ रहे हैं। वो आज भी उस दस्तावेज को ऑनर करते हैं। आप अपने आइन को कितना ऑनर करते हैं? आपके ऑनर करने का आलम यह है आप अपनी मर्जी की तब्दीलियां कर लेते हैं। मुशर्रफ आया तो LFO ले आया, उससे पहले जो है वो आपने 52AB जो है वो रखी हुई थी, और उसके ऊपर जो है वो आप देखें ज़रा, ज़िया-उल हक साहब थे, उन्होंने जुनेजो साहब को लेके आया, फिर उसको चलता कर दिया। फिर उसके बाद ज़िया-उल हक जब चले गए तो यहाँ पे आगे जनाब 73 साल की तारीख का अगर हम बंटवारा करने लगे, मैं तो यहाँ से शुरू किया है, मैं पीछे जा ही नहीं रहा ना, मैं उसके पहले जा ही नहीं रहा। अब जरा ज़िया-उल हक पे आ जाए। ज़िया-उल हक साहब ने जुनेजो को भेजा, फिर उसके बाद ज़िया-उल हक खुद चले गए। जब खुद गए तो पीछे जो है वो गुलाम इसहाक खान साहब आ गए। गुलाम इसहाक खान साहब ने जो है पहले नवाज शरीफ को घर भेजा, फिर उसने जो है वो बेनज़ीर भुट्टो को घर भेज दिया। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा नहीं सदर हम अपना रखेंगे। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने फारूक लगारी को प्रेसिडेंट बना दिया। फारूक लगारी साहब ने क्या किया? बेनज़ीर भुट्टो का ही तख्ता गोल कर दिया। और फिर उसके बाद अगली हुकूमत आ गई किसकी? नून लीग की। नून लीग को, इन दोनों को तख्ता गोल कर दिया मुशर्रफ साहब ने। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जो है वो इनको अनारो दिया, इन सब ने मिलकर मुशर्रफ को निकाल दिया। अब एक इन्होंने आपस में जो है वो ट्रीटी साइन की हुई डेमोक्रेसी के नाम पे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है भाई? आधा एक पहली बारी तुम्हारी, दूसरी मेरी, तीसरी तुम्हारी, चौथी मेरी, पांचवी तुम्हारी, छठी मेरी। जमहूरियत नहीं होती, मिसाल जमहूरियत होता है। अब इन्होंने ये बारियां बना ली हुई थी, बीच में कहीं से खान साहब कूद पड़े, उन्होंने कहा ये तो बड़ा गलत हो रहा है, और लोग भी तंग आ गए हुए थे कि यार ये तो दोनों जो है वो हमें जलील कर देंगे, मार देंगे हमें। उन्होंने उठ के लोगों ने उसको वोट दे दिया, उसने वो सारे लोग उठा के अपने साथ बिठा लिए जो कि कभी उनके साथ थे कभी उनके साथ थे। अब मुझे बताइए कि इस तरह की चीज जो है वो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी किधर चल सकती है? या हम जो है वो डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे जूता चाहिए, डंडा चाहिए, जो आए इन सबको मारे, कुट्टे, इनको सेट करके इनके मामलात को हमारे ये कहा जाता है ना कि जमहूरी निजाम जो है वो दुनिया का वो बेहतरीन निजाम है जो उस छन्नी की तरह है जिसमें से जो है वो अच्छे लोग जो है अगर वो कारकर्दगी दिखाएंगे तो पानी की तरह वो बह जाएंगे, और जो खराब रह जाएंगे वो निकल जाएंगे। तो कुछ इस टाइप का कुछ कहा जाता है। क्या हमारे यहाँ हम एक अबूरी समाज है, हम एक अबूरी समाज है। और अबूरी समाज क्या होता है? अबूरी समाज के अंदर मतलब आज भी आपके यहाँ पैरेलल सिस्टम मौजूद है, यानी आपके यहाँ एक फैसला है जो अदालत करती है और दूसरी फैसला जो है पंचायत करती है और जो जिरगा करता है। आपके यहाँ जिरगे का और पंचायत का पैरेलल निजाम मौजूद है। जो जस्टिस सिस्टम आपका है वो आपका सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा है। आप जो है वो पंचायत में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और जिरगे में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू, इसीलिए मुशर्रफ ने मसालती कमेटियां बनाई थी ना थानों के अंदर। अच्छा, फिर आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ देखो, चाइना में अगर इनकलाब आया था ना तो इसलिए आया था कि वहां पे वो एक एग्रीकल्चर समाज था, ज़रूरी समाज था, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। और अगर सोवियत यूनियन में इनकलाब आया था तो इसलिए आया था कि वो सारी की सारी जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी थी। आप क्या है, आप पैरेलल जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और आप एक एग्रीकल्चर भी है। मसलन जरदारी साहब जो है वो जागीरदार थे, जमींदार थे। उन्होंने क्या किया? अपनी जो है उन्होंने गन्ने की फैक्ट्रियां भी लगा ली है, अपनी टेक्सटाइल भी लगा ली है, अपनी चीजें। अब जो है वो साउथ में देखे, मियाँ साहब ने जो है, मियाँ साहब इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी, जो है जमीनें खरीद ली। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि उधर अपना गला अपना उगाएं, अपनी फैक्ट्री में ले और फिर हम प्रॉफिट इधर से भी लें इधर से भी लें। ऐसी सूरत में इस समाज के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, ना रेवोल्यूशन आ सकता है, ना इस समाज में डेमोक्रेसी आ सकती है, ना इस समाज के अंदर जो है कुछ और हो सकता है। तो इस समाज में एक ही काम हो सकता है जो होता है कि हर कुछ अरसे के बाद जो है एक आएगा ताले आजमा और उन सबको जो है वो हाँकता है, उसकी वजह कि ये सारे गलत हैं।
सारे करप्ट हैं, सारे अपने अपने चक्कर में रहते हैं। उनको जब लगता है कि यार इनसे नहीं चल रहा, वो फिर आ जाते हैं, वो फिर इनको सीधा करते हैं, कुछ अर्सा सीधा कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये हाथ पांव जोड़ते हैं, दुनिया के पास भागते हैं, दुनिया थोड़ी हरकत में आती है, इनको कहते हैं नहीं अब इनको मतलब अब जो पिछले कुछ अरसे से, कुछ डिकेड से जो एक जमहूरियत का सिलसिला चल निकला है, पीपल्स पार्टी को भी 5 साल पूरे करने को मिले, नून लीग ने भी किए, और अब पीटीआई की हुकूमत है। उन्होंने भी 5 साल पूरे किए थे, जो आपके बाहर से आए थे काफ लीग जो है, उन्होंने भी 5 साल पूरे किए थे। तो ये जो तसलसल 5-5 साल सबको दिए जा रहे हैं और वो अपना वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई ये जमहूरियत का वो तसलसल है जो किसी हद तक कहीं जाके हम किसी स्टेज पे जाके हम जो है वो डेमोक्रेसी की कोई आइडियल सिचुएशन को अचीव कर पाएंगे, जहां पे आजादी इजहार का तहफ्फुज होगा, जहां अदालतों का तहफ्फुज होगा, जहां शहरियों को तशद्दुद से तहफ्फुज होगा, जहां वो तमाम बुनियादी हकूक जो हैं वो हमें दिए जाएंगे हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदों की जानिब से। देखिए, एक है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, एक है क्वांटिटी ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि लंबा अरसा अगर रहेगा तो शायद डेमोक्रेसी बेहतर हो जाएगी, और डेमोक्रेसी रवैये का नाम है। डेमोक्रेसी आपके अंदर, आप एक फ्यूडल सोसाइटी है, यहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी के अंदर फ्यूडल बिहेवियर है। वो जो फ्यूडल बिहेवियर है वो आपका, आप देख लें किसी भी महकमे में चले जाए, वो जो वहां पे बाहर चौकीदार भी बैठा होगा वो भी फ्यूडल है, पहले तो वही आपको नहीं जाने देगा, और बीबी रुक जा, तू किधर जा रही है, मैं इधर का चौकीदार हूँ। माइंडसेट नहीं है हमारा, माइंडसेट नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप चली भी गई हैं अंदर, तो फिर वो जो बाहर जो बैठा हुआ क्लर्क वो आपको रोक लेगा, और जी किधर जा रहे हो तुसी, पहले सानू तो मिलो, तो कुछ सानू तो ला के जाओ। और अगर आपने उसको इनकार कर दिया, कहेगा फिर मैं तुम्हारी फाइल को नहीं चलने दूंगा, मैं देखता हूँ कि आप रहती हो या मैं रहता हूँ। ये रवैया है यहाँ का। उन कंट्रीज के साथ जहां वाकई डेमोक्रेसी की एक आइडियल सिचुएशन कह लें या उसके करीब तरीक जो हमें नजर आती है, उसको अगर हम अपने मुल्क के साथ मवाजना करें तो कहाँ लैग्स हैं, कौन सी चीजें जिनको हमने फिल करना है? एक तो आपने माइंडसेट की बात कर दी कि हमारा रवैया जमहूरी नहीं है, इसके अलावा अब हम इसके अलावा जब तक आपके यहाँ पैसा लगा के लोग आ रहे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, आपकी पार्लियामेंट ठीक नहीं हो सकती, आपके लोग ठीक नहीं हो सकते। पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं? जागीरदार, फ्यूडल, लगारी, लजारी, मिशारी, सरदारी, जिनके पीछे ज़ियादती, सारे बैठे हैं वहाँ पे। और ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। इनकी ज़मीनें हैं, इनकी जायदादें, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी बैंक बैलेंसेस हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और ये जो पैसा है वो पैसा लगाते हैं, और पैसा लगा के वो जो है वो सीटें खरीद लेते हैं। सीटें खरीदते हैं, खरीदना है ना, वोट खरीद लेते आपने। अच्छा, उसके बाद पैसे लगा के सीट खरीद के ये असेंबली में पहुंच जाते हैं, और फिर असेंबली में बैठ के जो मर्जी बात करते हैं। ऐसे लोगों से पैसा लगाते हैं, पैसा फिर दोबारा कमाते हैं, और ये साइकिल चलता है। एग्जैक्टली, उनको पता है कि यार हमने पैसा लगाना, हमें डेमोक्रेसी से क्या लेने देना, हमारी अपना वोटर है, हमारा अपना सपोर्टर है, हमारा अपना पैसा है, हमने पैसा लगाएंगे, वोट खरीद लेंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे। अच्छा, वोट देने वाले भी डेमोक्रेसी को कुछ नहीं समझते, और वोट खरीदने वाले भी डेमोक्रेसी को कुछ नहीं समझते। सो पहले तो ये कि आपको डेमोक्रेसी की अहमियत और जरूरत, आपको अफादियत बतानी होगी लोगों को। अफादियत इसलिए नहीं बता पाएंगे कि आपके यहाँ एजुकेशन है कोई नहीं, लोगों को क्या पढ़ी, वो कहेंगे यार बाहर में जाए, आपकी डेमोक्रेसी मुझे क्या लेना देना। अब मेरी तरफ से कोई जनरल आ जाए, मेरी तरफ से जो है वो मुशर्रफ का दौर हो, मेरी तरफ से पीपल्स पार्टी हो, मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो रोटी चाहिए, मुझे बीबी रोटी देगी तो मैं उसके गुण गाऊंगा, जरदारी देगा तो उसके गुण गाऊंगा, और अगर मुझे वोट देगा तो मैं उसके वक्त देने का। आप कहने का मतलब ये है कि हमें एक्चुअली माइंड जो सेटअप है उसको चेंज करने की जरूरत है, लोगों में शऊर लाने की जरूरत है, उनको डेमोक्रेसी है क्या, ये रवैया, डेमोक्रेटिक रवैया अपनाने की जरूरत है। और यहाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।